Hello students, welcome you all in the new tutorial of microbiology. Today we will be discuss about the chlamydia. Chlamydia, a kind of the bacteria. Uh, chlamydia chlamydia is obligate intercellular parasite. Intercellular parasite, and it cannot make its own ATP, hence energy parasite of animal and birds. बताइए गया कि ये जो क्लेमाइडिया है ये कंप्लीट रूप से ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है ये, और एंड इट कैन नॉट मेक इट्स ऑन एटीपी, और अपना ये एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, हैंस एनर्जी पैरासाइट. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द एनर्जी पैरासाइट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स. एनिमल्स में भी और बर्ड्स में भी ये पैरासाइट्स होते हैं. इट हैज़ 4 स्पीसीज, इसकी 4 स्पीसीज होती है. क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया सिटाइसाई, और क्लेमाइडिया निमोनियाई एंड क्लेमाइडिया परकोरम. ये जिसकी जो है 4 स्पीसीज होती है क्लेमाइडिया की. और क्लेमाइडिया एनिमल्स में, बर्ड्स में और ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. इसके मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो मार्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की बात करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि यही ट्रैकोमैटिस जो है ये ह्यूमन डिजीज़ कॉज करता है, और इस वजह से इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी मार्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे. मार्फोलॉजी में हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्लेमाइडिया अकर्स इन द 2 फॉर्म्स, दैट इज वन इज एलिमेंट्री बॉडी एंड सेकंड इज द रेटिकुलेट बॉडी. मीन्स की जो इसकी मार्फोलॉजी है, इसका जो जीवन काल है, इसमें ये 2 तरीके से पाया जाता है. एक ही क्लेमाइडिया, एक ही स्पीसीज क्लेमाइडिया की अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप की पाई जाती है. एक को हम एलिमेंट्री बोलते हैं और दूसरे को हम कहते हैं एलिमेंट्री बॉडी, एंड दूसरा क्या है, रेटिकुलेट बॉडी कहलाता है. यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि ये 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं. इसकी मॉर्फोलॉजी जो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की हम बात करते हैं तो एक एलिमेंट्री फॉर्म इसकी है, और एक दूसरी फॉर्म क्या है इसकी, रेटिकुलेट बॉडी है. तो इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों फॉर्म से एक को हम बोलते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री बॉडी, और दूसरे को बोलते हैं रेटिकुलेट बॉडी. तो एलिमेंट्री बॉडी में क्या बात है, इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. कैसा होता है ये, आउटसाइड फ्रॉम द सेल एंड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स स्पेस. इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 2 सेल्स के बीच में जो जगह होती है, अगर वहाँ पे पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कह सकते हैं, या उसको हम इंट्रासेलुलर बोल सकते हैं. और वही चीज़ जब सेल के अंदर एंट्री कर जाता है तो उसको हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री बॉडी की, तो एलिमेंट्री बॉडी कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, मीन्स कि सेल के बाहर होता है ये, और इन्फेक्टिव फॉर्म होता है. क्या करता है ये, इन्फेक्शन कॉज करता है. स्फेरिकल होता है ये, मीन्स कि राउंड स्ट्रक्चर में होता है. ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर इसके बॉडी के ऊपर 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है. रिजिड सेल वॉल इसका होता है, और मेटाबोलिकली इनएक्टिव, मगर ये मेटाबोलिकली ये इनएक्टिव होते हैं. और वैसे यहाँ पर हम बात करते हैं रेटिकुलेट बॉडी की बात करते हैं. और रेटिकुलेट बॉडी की बात क्या है यहाँ पर, समटाइम रेटिकुलेट, कभी कभी ये इसको रेटिकुलेट बॉडी कहलाता है. ये कुछ इससे एलिमेंट्री से कुछ बड़ा भी होता है. एलिमेंट्री बॉडी ये राउंड होती है, मगर ये रेटिकुलेट जो बॉडी होता है ये कुछ रेक्टेंगुलर होता है ये, और इस एलिमेंट्री बॉडी से कुछ बड़ा भी होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेटिकुलेट बॉडी की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये दिस इज द इंट्रासेलुलर. कैसा होता है, दिस इज द इंट्रासेलुलर मीन्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द इन्फेक्टेड सेल के अंदर पाया जाता है. रेप्लिकेटिव नेचर होता है, मतलब कि ये इसमें रेप्लिकेशन होता है, मीन्स कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है, कह सकते हैं. इन नेचर मीन्स कि रेप्लिकेटिव इन नेचर होता है, जबकि कि एलिमेंट्री बॉडी ये रेप्लिकेटिव नहीं होता है. और इन नेचर, और फ्रेजाइल एंड प्लियोमॉर्फिक, और ये कुछ फ्रेजाइल और प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब कि ये कुछ कह सकते हैं कि ये इनका फॉर्म कन्फर्म नहीं होता है, थोड़ा सा ये बदलते रहते हैं अपने आप को, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है इनका स्ट्रक्चर. और कुछ ये यहाँ पे जैसा लिखा हुआ कि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, लार्ज इन साइज, और ये एलिमेंट्री बॉडी से रेटिकुलेट बॉडी कुछ बड़ी भी होती है. फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इन्फेक्शन अकर ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ एलिमेंट्री बॉडी एंड एलिमेंट्री बॉडी गेट एंडोसाइटोसिस. क्या होता है कि जो एलिमेंट्री बॉडी होती है, इस बॉडी की हम बात करते हैं, ये जो इसकी जो मार्फोलॉजी है इसकी, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जब ऐसा होता है, जब हम इसको एलिमेंट्री बॉडी कह सकते हैं, तो यही क्या करता है, यही इन्फेक्शन करता है. इन्फेक्शन अकर ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ एलिमेंट्री बॉडी एंड एलिमेंट्री बॉडी गेट एंडोसाइटोसिस एंड लाइज इन द होस्ट सेल एंडोसोम. जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसको एंडोसाइटोसिस कर लेता है इस एलिमेंट्री बॉडी को, और उसी के अंदर
उस बॉडी के अंदर उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर ये एंट्री कर जाता है। और कहाँ पर एंट्री करता है? एंडोसोम में। एंड ट्रांसफॉर्म, और यही जो एलिमेंट्री बॉडी जब जिस सेल में इन्फेक्शन करता है, जब उसके अंदर पहुंच जाता है तो वो अपने आप को बदल देता है किसमें? ट्रांसफॉर्म इनटू रेटिकुलेट बॉडी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एलिमेंट्री बॉडी, ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, ये कह सकते हैं कि ये होस्ट का सेल है ये, और इसमें ये एलिमेंट्री बॉडी एंट्री करने आता है और एंट्री करके ये इन्फेक्शन कर देता है इस पूरे सेल में। और जब ये एलिमेंट्री बॉडी इसके अंदर एंट्री कर जाता है तो यही एलिमेंट्री बॉडी कन्वर्ट कर जाता है किसमें? रेटिकुलेट बॉडी में। रेटिकुलेट बॉडी में ये कन्वर्ट कर जाता है। अभी हम आपको बताते हैं इसमें। लार्ज बताया कि ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज रेटिकुलेट बॉडी एंड मल्टीप्लाई टेक्स प्लेस। और क्या करता है कि जो रेटिकुलेट होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और ऐसे 64 से आगे की तरफ बढ़ता रहता है रेटिकुलेट बॉडी, विच इज़ प्लियोमॉर्फिक। और कैसा होता है ये? प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब कि ये कुछ सॉफ्ट इन नेचर होता है ये। और यहाँ पर बताया गया कि कन्वर्ट रेटिकुलेट बॉडी एंड मल्टीप्लाई टेक्स प्लेस। मल्टीप्लाई करता है रेटिकुलेट बॉडी विच इज़ प्लियोमॉर्फिक, जैसा कि ये सॉफ्ट नेचर का होता है। गेट सेंट्रल कंडेंसेशन, और यही एलिमेंट्री बॉडी इसके अंदर पहुँचने के बाद ये इकट्ठी होने लगती है और इसको फिर हम ये कुछ इससे कुछ इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, इसको हम रेटिकुलेट बॉडी कहते हैं। सेंट्रल कंडेंसेशन एंड कन्वर्ट इनटू द एलिमेंट्री बॉडी। वही चीज़ है कि जब एलिमेंट्री बॉडी यहाँ पर पहुँचती है, इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा होने के बाद किसमें बदल जाती है? एलिमेंट्री बॉडी। और ये स्ट्रक्चर जो है जब ये एलिमेंट्री बॉडी रेटिकुलेट बॉडी में कन्वर्ट कर गई, ये रेटिकुलेट बॉडी इकट्ठी होने लगती है और इकट्ठी होकर के फिर से कन्वर्ट कर जाती है किसमें? एलिमेंट्री बॉडी में। एंड कॉलोनी ऑफ एलिमेंट्री बॉडी फॉर्म्ड दिस माइक्रो कॉलोनी कॉल्ड द इंक्लूजन्स। और ये छोटी छोटी इसकी जो है रेटिकुलेट की, जो पहले ये एलिमेंट्री बॉडी आया, इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर पहुंचा, रेटिकुलेट बॉडी में बदल गया, रेटिकुलेट बॉडी इकट्ठा होने लगा और इकट्ठा होकर क्या बना लिया? रेटिकुलेट का एक कॉलोनी का डेवलप कर लेता है रेटिकुलेट का। एलिमेंट्री बॉडी मीन्स कि एलिमेंट्री बॉडी रेटिकुलेट में बदला, रेटिकुलेट फिर से एलिमेंट्री बॉडी में बदल जाएगा। एलिमेंट्री बॉडी फॉर्म्ड दिस माइक्रो कॉलोनीज कॉल्ड द इंक्लूजन्स, और इनको हम इंक्लूजन्स बोलते हैं। एंड रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल, और फिर इस इन्फेक्टेड होस्ट सेल से ये बाहर निकल आते हैं और क्या करेंगे? माइक्रो कॉलोनीज ऑफ एलिमेंट्री बॉडी कम आउट एंड इन्फेक्ट न्यू सेल्स, और बाहर निकल आएंगे और नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की, कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्दी वन बैक्टीरिया। इन्फेक्शन कॉज बाय द क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से कॉज करता है। ये मेल में भी इन्फेक्शन कॉज करता है, फीमेल में भी इन्फेक्शन कॉज करता है। बोथ गॉट इन्फेक्शन मीन्स कि क्लेमाइडिया में कॉज द इन्फेक्शन इन बोथ मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेल्स में क्या प्रॉब्लम कॉज करता है ये? पेनफुल इजाकुलेशन कॉज करता है। बर्निंग व्हाइल यूरिनेशन के समय ये बर्निंग कॉज करता है। और टेस्टिकुलर स्वेलिंग, टेस्टिस में स्वेलिंग कॉज कर देता है, और स्वेलिंग कॉज करेगा, और स्वेलिंग के साथ साथ टेस्टिस में पेन भी हो जाएगा। और वाइट डिस्चार्ज, और कुछ वाइट डिस्चार्ज भी निकलेंगे या पस निकल सकता है डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनाइल से वाइट डिस्चार्ज और पस भी डिस्चार्ज निकल सकता है। तो ये कॉज करता है ओनली मेल्स में। और फीमेल की बात करते हैं यहाँ पर, तो फीमेल में जो ये प्रॉब्लम क्लेमाइडिया कॉज करता है वो है वेजाइनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, नेचुरल डिस्चार्ज प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, यूरिनेशन में बर्निंग कॉज कर सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल में पेन कॉज कर सकता है, और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज भी कॉज करता है फीमेल्स में। और ये तो बात हो गई मेल और फीमेल्स में। कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉज करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ सेक्सेस हैज़ द पेनफुल इंटरकोर्सेस, बोथ सेक्सेस हैज़ द पेनफुल इंटरकोर्सेस। और दूसरी बात क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और यूरेथ्राइटिस कॉज करता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, मीन्स कि इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, मीन्स कि उसमें इनफर्टिलिटी कॉज करेगा मेल और फीमेल दोनों में। और एनल इचिंग भी कॉज कर सकता है, मीन्स कि ये जितना आप देख रहे हैं ये मेल और फीमेल दोनों में कॉज कर सकता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ मेल्स में हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ फीमेल में देखने को मिलेगा इसका इन्फेक्शन। फिर यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ कॉज करता है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसमें हम लोग जानेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा यहाँ पे लिखा फर का मतलब होता है एक एफ से रिलेटेड है, एक यू से और एक आर से रिलेटेड है। तो फिड्स हग ये कर्टिक सिंड्रोम इन फीमेल्स में कुछ कर्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, वो ये कॉज करता है। ये कर्टिक सिंड्रोम्स में क्या होता है कि ये जो सरफेस होता है लीवर का,
ये लीवर की जो सरफेस होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स कॉज कर जाती है। एंड पेरी हिपेटाइटिस का भी एक ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है किसमें, लीवर में, लेकिन ये सिर्फ फीमेल्स में होता है। जबकि यहाँ पर यूरेथ्रल सिंड्रोम दैट इज डिसकम्फर्ट ऑफ यूरिनेशन इन फीमेल्स, यू का मतलब यहाँ पर है यूरेथ्रल सिंड्रोम कॉज करता है ये, और ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़, ये डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन स्टेज होता है। और डिसकम्फर्ट ऑफ यूरिनेशन इन द फीमेल्स में यूरिनेशन में डिसकम्फर्ट होता है। और आर से मतलब यहाँ पर रीटर सिंड्रोम इन मेल में रीटर सिंड्रोम कॉज करता है, दैट इज़ द कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है, यूरेथ्राइटिस कॉज कर सकता है, और पॉली अर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ट्रैकोमा से होता है, ये भी एक टाइप का, जैसे वहाँ पे फर हमने पढ़ा था, यहाँ पे ट्रैकोमा पढ़ेंगे। ट्रैकोमा में ए, बी और सी ये 3 कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती हैं, ये तीनों सीरोलॉजिकल टाइप्स इसके हैं। एक में अफ्रीकन कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है, बी फॉर ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, और तीसरा जो एक कॉम्प्लिकेशन आता है वो क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, और कंजक्टिवाइटिस का एक क्रॉनिक स्टेज होता है ये, तो ये भी कॉज कर सकता है। ये भी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्लेमाइडिया की। और एक क्लेमाइडिया की है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, ये इसमें जो है L1, 2, 3 ये सीरोलॉजी, इसकी सीरोलॉजी मतलब अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पेनफुल अल्सर इन फीमेल्स में पेनफुल अल्सर कॉज कर सकता है, जिसको हम लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम बोलते हैं। तो एक इसमें क्या होगा कि एक पेनफुल अल्सर कॉज कर सकता है फीमेल्स में। और मेल की बात करते हैं तो पेनफुल लिम्फ नोड्स इन द मेल में लिम्फ नोड्स में पेन कॉज कर सकता है। और फीमेल्स में क्या है, एलिफेंटोसिस ऑफ अल्बा इन फीमेल्स में अल्बा में ये एलिफेंटोसिस कर सकता है, मीन्स कि उसमें सूजन आ सकती है। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इट पजेस द फॉलोइंग एंटीजेंस, जैसे हीट स्टेबल जीनस स्पेसिफिक एंटीजन। जीनस स्पेसिफिक का मतलब जीनस में लगभग सब में पाया जाता है ये, और ये ऐसा एंटीजन होता है सिमिलर टू द लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड के लगभग सिमिलर होता है ये, जिसको हम हीट स्टेबल और जीनस स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होता है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द CFT से हम इस एंटीजन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर लाइपोपॉलीसैकेराइड कह सकते हैं, जैसा कि ग्राम नेगेटिव में होता है। ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। फिर स्पेसिफिक प्रोटीन की हम बात करते हैं एंटीजन की, तो प्रेजेंट इन ऑल द स्पीसीज, लगभग ये सारी स्पीसीज में ये वाली प्रोटीन पाई जाती है। इसका भी डिटेक्शन करके हम आगे इसके आइडेंटिफिकेशन में हम चलेंगे, तब पढ़ेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर इंट्रा स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और ये भी एक प्रकार का एंटीजन होता है इस क्लेमाइडिया का। और लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो सैंपल कलेक्शन की बात करते हैं, तो सैंपल कलेक्शन में क्या, अर्ली मॉर्निंग यूरिन भी लिया जा सकता है सैंपल के लिए, स्वाब ऑफ द सर्विसेज एंड वेजाइना इन फीमेल्स के सर्विस से और वेजाइना से स्वाब ले सकते हैं, और उसका हम स्पेसिमेन सैंपल मान लेते हैं उसको, और मेल और फीमेल दोनों से रेक्टल स्वाब ले लेंगे, तो चाहे वो मेल और फीमेल दोनों से हम रेक्टल स्वाब ले सकते हैं, और वो भी एक टाइप का आपका सैंपल हो जाएगा। सैंपल के बाद होता है उसका डायग्नोस करना, या डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम सैंपल लेने के बाद। तो सबसे पहला हमारा है माइक्रोस्कोपी, जो इंक्लूजन बॉडी कैन ईजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द माइक्रोस्कोपी। जब रेटिकुलेट बॉडी एंट्री करता है तो वहाँ पर एक इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन करता है उस इन्फेक्टेड सेल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूजन बॉडी कैन ईजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द माइक्रोस्कोपी आफ्टर अप्लाई इन द वेरियस स्टेनिंग ओवर देम। अगर उस इन्फेक्टेड सेल को हम क्या करें, उसको स्टेन कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेनिंग इनकी होती है, तो वो इंक्लूजन बॉडी बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन उस सेल में है। फिर यहाँ पर एंटीजन की बात करते हैं, एंटीजन डिटेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर एंटीजन डिटेक्शन की बात करते हैं, देयर इज डन बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस एक तरीका है, और इसको डिटेक्ट करने का एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सैंपल आर स्मेयर्ड, क्या करते हैं कि जो भी हम सैंपल लेते हैं उसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस के तहत सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस जो भी हमारे पास सैंपल है उसको स्लाइड पे रखेंगे एंड स्टेन विद द फ्लोरेसेंट कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी से उसको हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, एंड एग्जामिन अंडर
अंडर अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप। यूवी माइक्रोस्कोप से हम उसको एग्जामिन करेंगे और हम पता लगा सकते हैं कि हाँ वो एंटीजन है कि नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा, और जो दूसरा तरीका है एंटीबॉडी डिटेक्शन का। अभी तो एंटीजन डिटेक्शन का हो गया, यहाँ पर हम एंटीबॉडी डिटेक्शन की बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, जिसको हम CFT कहते हैं, इस परफॉर्म फॉर द ग्रुप स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ग्रुप स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीबॉडी का अगर हमको देखना है कि कौन सा ये इसने एंटीबॉडी बना रखा है, तो ग्रुप वाले का अगर हमको पढ़ना हो, एंटीजन ढूंढना हो, तो हम एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। और एंटीबॉडी डिटेक्शन में हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, जिसको CFT बोलते हैं, ये परफॉर्म करके हम ग्रुप स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी बात आती है प्रोफाइलैक्सिस की। प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखा हुआ है अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ऐसा अवॉइड करने के लिए कहा गया यहाँ पे। एंड एजुकेशन इज़ द प्रिकॉशन मीजर्स, और उसके बारे में अगर अच्छी नॉलेज है, एजुकेशन है, तो इसका प्रोफाइलैक्सिस या उससे बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, डॉक्सीसिलिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब जो है एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि इसके इन्फेक्शन के बाद दिया जाता है। और यहाँ पर लिखा है एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, मीन्स कि इस इन्फेक्शन के बाद इस एंटीबायोटिक को हम दे सकते हैं। सो द स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर क्लेमाइडिया। इफ़ यू फील समथिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, सो you are easily call your class coordinator, or you simply call with me, and I will try to solve your all the problems. Okay, thank you so much.